really survived this kind of problem. So to avoid this problem, we came up with our own idea. So this was our solution. So what we used to do when we used to do laparotomy, the most important structure while closing the abdominal wall is the anterior rectus sheath. So if you can close the anterior rectus sheath well, you can actually prevent this sort of problem. So you can see here in this first photo, I am trying to develop the plane between the anterior rectus sheath and the subcutaneous fat. जो मैं प्लेन डेवलप कर रहा हूँ और उसकी वजह से मुझे एंटीरियर रेक्टस शीथ बेटर वे में दिखेगी और उसके मैं सूचर बेटर वे में नहीं पाऊंगा। उसके साथ साथ अगर मैं ये शीथ ज्यादा डेवलप करूँ और जो उसके परफोरेटर है जो स्किन को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो स्किन का जो ब्लड सप्लाई कम होगी, स्किन इश्केमिक या नेक्रोटिक हो सकती है। इसके लिए हम लोग जो परफोरेटर है उसको भी प्रिजर्व करते हैं। एडिशनली जो अम्बिलिकस के अराउंड एरिया रहता है, इफ यू dissect between the skin of the umbilicus and the anterior rectus sheath, तो umbilicus necrotic होगा, umbilicus ischemic होगा। तो हम लोग umbilicus का एरिया छोड़ के आजू बाजू का जो एरिया रहता है उसके हम लोग anterior rectus sheath डिफाइन करते हैं एंड देन हम उसको क्लोज करते हैं। तो इनिशियली हम क्या करते थे, सिर्फ एक सूचर यूज करते थे पैसा बचाने के लिए, बट वो पैसा बचता नहीं था। एक्चुअली उनको हर्निया होने के बाद में पैसा और ज्यादा लगता था। तो हमने क्या शुरू किया, हम एक एंड से शुरू करते हैं एंड देन अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम नीचे के एंड से और ऊपर के एंड से एंड देन वी क्लोज इन बिटवीन। तो ऐसे करने से क्या होता है, यहाँ का जो ऊपर का एरिया है वहां पे हर्निया होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं बिकॉज हम दोनों बाजू से क्लोज कर पा रहे हैं। एंड ये करने के बाद यू कैन सी हियर दिस इज अ कंप्लीट क्लोजर एंड आई हैव टाइड इन द मिडलाइन नियर द अम्बिलिकस एंड देन इसकी जो सबक्यूटेनियस एरिया है वहां पे हम ड्रेन रखते थे ताकि इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन कम हो। सो दिस वाज द the solution to that problem. And ये हम कोई भी चीज करते हैं, it is very important that we do some kind of a research and publish it in the index journals. So ये हमारा आर्टिकल आया था, you can see here evaluation of abdominal wall closure in emergency setting in a tertiary care hospital. So this article came up in an international surgery journal and it was published in 2016. तो इस आर्टिकल में हमने about 126 पेशेंट के बारे में स्टडी किया था। You can see it here, 126 patients were studied and because of our technique we found that only about 12 patients got infected and about 3 patients had a wound dehiscence but they were managed conservatively and they did well. So this solution हमारे लिए काफी अच्छी तरह से वर्क किया है। So we were very happy with this. So this was the problem number 2. So problem number 2, you can see here, this is a case of a perforated appendix. आप देख सकते हैं ये परफोरेटेड अपेंडिक्स है, जो ऊपर दिख रहा है वो अपेंडिक्स का टिप है और ये जो नीचे है ये सीकम है। सो जब भी परफोरेशन रहता है मिड बॉडी में या टुवर्ड्स द टिप, सो इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, हम इसके बेस पे लाइगेट कर देते हैं और बेस पे लाइगेट करने से अपेंडिक्स बाहर आ जाता है। सो देयर इज नो कोई ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। बट प्रॉब्लम आता है जब भी वी हैव अ सिचुएशन where you have a perforation of the appendix at the base. अगर हमें बेस की तरफ परफोरेशन है तभी हमें बहुत प्रॉब्लम आता है बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट क्लिनिकल सिचुएशन एंड इसमें हम सिर्फ अपेंडिसेक्टमी करेंगे तो सफाइस नहीं होगा क्योंकि सिर्फ अपेंडिसेक्टमी करेंगे तो वहां से फीकल फिस्टुला हो जाएगा या फिर फीसिस सीकम में से बाहर आएंगे और पेशेंट को पेरिटोनाइटिस होएगा या फिर पेशेंट के ड्रेन में फीसिस आएंगे। सो इसके लिए पास्ट में क्या करते थे लोग, इसके लिए पास्ट में लोग कॉर्टर कोलेक्टमी करते थे। कॉर्टर कोलेक्टमी मतलब क्या है कि सीकम यहां से कट कर देते थे और टर्मिनल आइलम यहां से कट कर देते थे। तो जब ये करते थे तभी इतना पूरा एरिया निकालना पड़ता था, जस्ट फॉर अ स्मॉल प्रॉब्लम इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था। तो हमने इसके बारे में और सोचा और हमने देखा कि जब भी हम इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं तभी ये पेशेंट का टर्मिनल आइलियम बॉडी से बाहर आने वाला है। टर्मिनल इज गोइंग टू बी रिसेक्टेड और टर्मिनल आइलियम में हमारे काफी सारे एब्जॉर्प्शन होते हैं जैसे विटामिन B12, बाइल एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K एंड मैग्नीशियम। तो ये सारी चीजें टर्मिनल आइलियम से एब्जॉर्ब होने वाली है कोई भी इंडिविजुअल में। अगर हम कॉर्टर कोलेक्टमी कर रहे हैं तो टर्मिनल आइलियम शरीर के बाहर आने वाला है और वहां से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पेशेंट विल डेवलप लॉट ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन। इसके लिए हमने सोचा और हमने ये टेक्निक मॉडिफाई की। तो हमने क्या किया, हमने किया लिमिटेड सीकल रिसेक्शन। तो इसमें क्या होता है, यू कैन सी यहाँ पे अपेंडिक्स है, ये सीकम है, वो टर्मिनल आइलियम है। तो हम जब भी बेस पे परफोरेशन होता है तो हम क्या करते हैं, सीकम के ऊपर जाके सीकम का एक भाग निकाल देते हैं लाइक दिस।
सो वी रिमूव अ डिस्क ऑफ सीकम और हमें उसको 2 लेयर में सूचर कर देना है। इससे हमें ऐसा दिखा कि पेशेंट का टर्मिनल आइलियम भी प्रिजर्व हो गया और बहुत बड़ी सर्जरी भी नहीं करनी पड़ी और जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम था वो भी हम टैकल कर पाए और पेशेंट का टर्मिनल आइलियम प्रिजर्व करने की वजह से पेशेंट को मैल एब्जॉर्प्शन मैल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़े। तो ये चीज़ भी हमने पब्लिश की थी जर्नल्स में। दिस वाज अगेन डन इन 2016 एंड दिस वेयर आई एम एंड ये स्टडी में भी अबाउट 23 पेशेंट वी हैड स्टडीड एंड वी फाउंड ओनली वन ऑफ देम develop a fecal fistula which was managed conservatively and patient did well. So coming to problem number 3. So this is again a very common problem, pylorunal sinus. Pylorunal sinus क्या होता है? ये जो बीमारी है midline की बीमारी है. You can see here, this is the problem of a midline. Okay? और midline में इसके primary pits होते हैं और secondary sinuses laterally होते हैं. Okay? तो इस बीमारी का प्रॉब्लम क्या है? इस बीमारी का रिकरेंस रेट काफी हाई है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टडीज हुई है, बहुत सारी मेटा एनालिसिस हुए, वहां पे जो रिकरेंस रेट है काफी हाई बताया गया है। इनफैक्ट ये जो लॉन्ग टर्म स्टडी है किया गया है जहां पे पेशेंट को फॉलो किया गया है अप टू 20 इयर्स आफ्टर द ऑपरेशन एंड दे फाउंड दैट रिकरेंस रेट आफ्टर पाइलोनल सर्जरी इज अबाउट 22% एंड वन ऑफ द स्वीडिश स्टडी सेड द रिकरेंस रेट इज अबाउट 32% एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। तो ये बीमारी का प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिकरेंस बहुत बार होता है, बहुत ज्यादा रिकरेंस होता है ये पेशेंट्स को। और ये जो बीमारी है इसके ट्रीटमेंट करने के ऑप्शन बहुत सारे हैं, कभी कभी हमारे पास सिंपल ऑप्शन होते हैं जिसमें हम सिर्फ इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं, कभी कभी हमारे पास ऐसे सिंपल ऑप्शन रहते हैं जहाँ पे हम सिर्फ एक्सिजन करते हैं और कभी कभी हमारे पास ऑप्शन होते हैं वी कैन डू फ्लैप्स, देयर आर मल्टीपल रिकंस्ट्रक्टिव फ्लैप्स एंड देन देयर आर सम एंडोस्कोपिक एंड लेजर ऑप्शंस। तो आप देख सकते हैं कि एक बीमारी के लिए कितने सारे ऑप्शंस हैं। इसका मतलब एक भी ऑप्शन बराबर से काम नहीं कर रहा है एंड दैट इज द रीजन वी हैव सो मेनी ऑप्शंस बिकॉज एक भी बराबर काम नहीं कर रहा है। और अब हम फ्लैप्स के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने सारे फ्लैप्स हैं। दिस इज व्हाट इज मॉडिफाइड कैरेटिक फ्लैप, दैट इज अ कीस्टोन फ्लैप और ये है लिम्बक फ्लैप। तो ये लिम्बक फ्लैप है, इसका रिकरेंस रेट 5% है जो सबसे कम है इन ऑल द सर्जरीज। So we'll see limbus flap in more detail. So this is how it is created. Here we have a skin cancer that needs to be removed, leaving a rhomboidal defect. Using a rhomboid flap design, we can close the secondary defect, leaving no holes. The cognitive process of teaching this kind of surgery is best done with a robust cutting algorithm and elastic simulation of real tissue. So ये सर्जरी ये बहुत इफेक्टिव सर्जरी है जिसका रिकरेंस रेट 5% है और इसका अगर मैं फोटो दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं ये जो रोम्बस है जो चौकोन है उसका जो वर्टिकल एक्सिस है वो मिड लाइन में है। तो क्या होता है, जो सेकेंडरी साइनस है वो जो जहाँ पे एक्सीजन करते हैं सेकेंडरी साइनस काफी नजदीक हो जाता है और अगर सेकेंडरी साइनस का कोई भी एक रैमिफिकेशन अंदर चला गया हो तो रिकरेंस हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने उसका मॉडिफिकेशन किया। तो दिस वाज आवर मॉडिफिकेशन। तो हमने क्या किया, ये जो अभी ये पर्टिकुलर पेशेंट में आप देख सकते हैं प्राइमरी पिट मिडलाइन में है और यहाँ पे सेकेंडरी साइनस है। तो हमने जो इसका ये वर्टिकल एक्सिस है, अगेन एज वी सेड दिस इज अ मिडलाइन, सो वी शिफ्टेड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ रोम्बस टू अ पैरामीडियन एक्सिस क्लोजर टू द सेकेंडरी साइनस। सेकेंडरी साइनस के क्लोज करने की वजह से वर्टिकल एक्सिस सेकेंडरी साइनस पूरी तरह से उसमें कवर हो गया और रिकरेंस के रेट काफी कम हो गए। सो दिस वाज आवर मॉडिफिकेशन। सो दिस वाज हाउ द फ्लैप वाज क्रिएटेड। So we did these measurements, then we did the excision and created the flap, and the flap was sutured. So we found there was no recurrence in our study. So this study was published again. This was published in the International Surgery Journal, and this is where I am. And we concluded that about 27 patients were included in this study, and we followed them for about 2 years, but there was no recurrence which was found in this particular study. Coming to the last problem, ये जो फोटो है ये लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेमी का है। आई एम श्योर हमारे यहाँ पे भी काफ़ी ये सर्जरी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 4 पोर्ट से ये ऑपरेशन करते हैं और उसका जो प्राइमरी पोर्ट रहता है अम्बिलिकस में रहता है यहाँ पे। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, अम्बिलिकस इज अ वेरी वीकेस्ट एरिया ऑफ द एब्डोमेन। ये जो अम्बिलिकस है ये काफ़ी वीक रहता है
तो हमें क्या करना है, अम्बिलिकस हमें कहता है प्लीज टेक केयर ऑफ मी, यू नो दिस इज व्हाट दे से, प्लीज टेक केयर, बिकॉज अगर हम उसमें से पोर्ट डालेंगे तो पोर्ट साइड हर्निया होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो हमने ये देखा कि वहां पे काफी पेनफुल हर्नियाज होते थे पेशेंट्स को, और पेशेंट जो लोग बोलते हैं कि अम्बिलिकस से पोर्ट डालेंगे तो कॉस्मेसिस विल बी बेटर, but if there is a hernia formation there will be a further problem. So what we came up with our modification. So this is what we did. So this is a typical patient who's on table under the anesthesia, and you can see the needle. That needle is Veress needle, which is going into the peritoneal cavity. Right from there, that is what is called as Palmer's point. So we insufflate the abdomen with a Veress needle, and after insufflating the Veress needle, we give local anesthesia to cut off the pain pathway. And after that, depending upon the size of the abdomen, अगर साइज abdomen ज़्यादा बड़ा है तो हम अम्बिलिकस के ऊपर डालते हैं, जैसे ये इसमें डाल रहे हैं, और अगर अम्बिलिकस साइज ऑफ द abdomen छोटा है तो हम अम्बिलिकस के नीचे पोर्ट डालते हैं, और ये पोर्ट 5 मिलीमीटर के रहते हैं, 5 मिलीमीटर के, तो इसकी वजह से हर्निया होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो दिस वाज आवर मॉडिफिकेशन, एंड यू नो अगेन दिस वाज पब्लिश्ड इन लास्ट ईयर 2023, और हमें ये पता चला कि पेशेंट्स आउटकम वर बेटर एंड दे वर सैटिस्फाइड, एंड यू नो हर्निया फॉर्मेशन वाज nil. So this was a modification which helped the patient. So this is the end. So you know, always in life we are going to face problem. हमारे सामने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और हमको उसको टैकल करना है, और प्रॉब्लम्स कभी कभी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं, और कोई प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ आते हैं कभी कभी, बट हमें हमेशा ये एटीट्यूड डेवलप करना है कि हमें वो प्रॉब्लम को फेस करना है और उससे भागना नहीं है। ओके, so multiple problems, so learn to face the problems. All right, this is the last video. यहाँ पे ये जो जेंटलमैन खड़े हैं एक सीनियर सर्जन है, और वो जूनियर सर्जन को दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन कैसे करना है। सीनियर सर्जन लाइक शशिकांत. So you know Dr. Shashi is walking and showing us how to do that operation. I am standing somewhere there, and you know Shashi jumps into the water as if he is trying to show the operation. वो जंप करते हैं और हमारी तरफ देखते हैं और हंसते हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता है। हम नाराज हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं, फिर हमारे दिमाग में आइडिया आता है, फिर हम स्माइल करते हैं, और फिर शशिकांत कर रहे हैं, हम वही काम उनके लिए अच्छा करते हैं, और ज़्यादा बेटर वे में करते हैं। So basically, it is not about Dr. Shashikant. It is about, you know, if there is a problem, you have to think and face the problem and come out with the flying colors. And this is what I want to say. Thank you very much. And I wish you all a very happy Dussehra. And very nice and very precise lecture of around, say, he compiled so many things within 15 minutes. So this particular thing was there in the pipeline since quite some time, and Dr. Praveen Shinde had been telling me that we are doing a lot of activities in the hospital related to patient care and other things. But educational and academics is also a very important thing, and he is already into a lot of publications and international journals. So I thought today is there should not be any better day which is better than today to start this particular series, and we'll hopefully continue this in the coming future. And I would like to appreciate and say thanks to Dr. Praveen Shinde. And what we should learn from this particular actual real time lecture is that, you know, we should always be finding the solution to a problem. The way he is thinking, the way he is modifying his techniques. So what we can do in the benefit of the patients, in the betterment of the patients. The problems might be small, like, you know, as you guys are working in the ICU, the problems could be small, like a bed sore,
or like any small problem, and it can be big also, like a ventilator associated pneumonia and other things. But we should always keep thinking, keep our senses open, that a small action can prevent a major setback in the recovery of the patient. On this note, I would like to thank you once again, thank Dr. Praveen Shinde sir, and thank you all of you. Happy Diwali. Okay guys, thank you very much. Please enjoy your day.